हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग संविधान की विशेषता से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले हमने कई टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों को किया है। घटना चक्र अतिरिक्तांक के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं और ये आपके सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान की विशेषता है कि भारत का संविधान एक कठोर संविधान है, लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? कठोर है, लचीला है, दोनों का मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? दोनों का मिश्रण है। यह अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है। भारतीय संविधान का एक विशेष लक्षण यह भी है कि वह लिखित परिसंघ संविधान को लचीलापन प्रदान करता है। संविधान के कुछ उपबंधों के लिए ही राज्य विधानमंडल के समर्थन की आवश्यकता है। शेष संविधान का संशोधन संसद के विशेष बहुमत से किया जा सकता है। संसद द्वारा अनेक प्रावधानों का संशोधन सामान्य बहुमत से भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान है, फिर से वही क्वेश्चन है। तो ये भारत का संविधान कैसा है? अंशतः सख्त और अंशतः लचीला। क्वेश्चन नंबर 3, लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है सीमित और असीमित, परिभाषित और अपरिभाषित, विधिक और वास्तविक, संपूर्ण और व्यापक। तो भारतीय संविधान में लोक संप्रभुता किस प्रकार की है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण और व्यापक। भारतीय संविधान में संपूर्ण संप्रभुता का प्राधिकार भारत के लोगों में है। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। इस उद्घोषणा से यह स्पष्ट होता है कि संविधान में लोक संप्रभुता का क्षेत्र संपूर्ण और व्यापक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। इसमें न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? आप लोग कमेंट करिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। ये यहाँ पर गलत है क्योंकि उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है। अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था के विपरीत भारत में संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर भिन्न है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सही कथन को चुनें। अवशेष शक्तियां भारत में राज्यों के पास और अमेरिका में केंद्र में निहित होती हैं। ऑप्शन बी, अमेरिका में 3 तरह की विधायी शक्तियां होती हैं जबकि भारत में केवल एक प्रकार की शक्ति का निरूपण है। ऑप्शन सी, भारत और अमेरिका दोनों में अवशेष शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। और ऑप्शन डी, अवशेष शक्तियां भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास होती है। तो यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बताया गया है, तो आपको यहाँ पर सही कथन बताना है, क्या होगा? आंसर करिए आप लोग। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, अवशेष शक्तियां भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास होती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गणना और अवशेष के सिद्धांत पर शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें केंद्र की शक्तियों का उल्लेख कर अन्य शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि संविधान समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है? के.सी. वियर ने, आर.एस. सरकारिया ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, या फिर आइवर्स जेनिंग्स ने? तो किसने ये कहा है कि संविधान, भारतीय संविधान समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक
दोनों है। तो ये किसने कहा था? राइट आंसर है आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान को संघात्मक माना है, परंतु तीव्र केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को भी स्वीकार किया है। इन दोनों विशेषताओं का उद्देश्य समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप संविधान का सुगम संचालन है। राइट। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है, या उपयुक्त सभी। तो भारतीय संघीय व्यवस्था के केंद्रमुखी होने का क्या कारण है इनमें से? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। केंद्रमुखी का तात्पर्य है संविधान के ऐसे प्रावधान जो राज्यों की अपेक्षा संघ को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। उपयुक्त प्रश्न में सभी विकल्प सही है क्योंकि भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 के अंतर्गत आपातकाल में संघ अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? प्रस्तावना में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी कहीं भी वर्णित नहीं है, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में। तो भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेडरल शब्द का वर्णन कहीं भी नहीं है। भारत के संविधान पर कहीं पर भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संघ प्रणाली को स्पष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन यानी परम संघ किसने कहा है? C.H. अलेक्जेंड्रोविच, M.P. शर्मा, के संथानम या फिर A.C. बनर्जी। तो पैरामाउंट फेडरेशन यानी परम संघ की संज्ञा भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने दी है, आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के संथानम। योजना आयोग की व्यापक शक्तियों के विस्तार को देखते हुए के संथानम ने भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन यानी परम संघ कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और लिखित संविधान। और आपके कूट ये रहे। कूट में से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 5 यानी शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान। संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं भारतीय संघीय प्रणाली में पाई जाती हैं। केंद्र एवं इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय तथा एक व्यापक लिखित संविधान, शक्तियों का पृथक्करण तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व क्रमशः अध्यक्षात्मक एवं संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं, न कि संघात्मक शासन प्रणाली की। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है जनता संप्रभु है, संसदीय शासन व्यवस्था है, राज्यों का संघ है, वंशानुगत शासक नहीं होगा। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वंशानुगत शासक नहीं होगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है। भारत का राज्य अध्यक्ष जनता का अप्रत्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु वह उसका प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत एक गणराज्य है क्योंकि विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। भारत में राज्याध्यक्ष का निर्वाचन होता है। तो भारत एक गणराज्य है क्योंकि
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसीलिए भारत एक गणतंत्र या गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, या फिर परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं। तो भारत में किस की विशेषताओं को अपनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताओं को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया है। संविधान विशेषज्ञ डी बसु ने भारतीय संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक विशेषताओं से युक्त बताया है। सामान्यतः संघात्मक व्यवस्था प्रचलन में बनी रहेगी, किंतु विशेष परिस्थितियों एवं राष्ट्रीय हित के प्रश्न पर भारतीय संविधान एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के अनुसार भारत है एक संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ या फिर अर्ध संघीय राज्य। तो संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का एक संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ कहा गया है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार इसके दो लाभ है। पहला, यह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा, राज्यों को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का, जेनिंग्स का, केसी वियर का, या फिर एवी डाइसी का? तो भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ऐसा किसने कहा है? राइट आंसर है आइवर जेनिंग्स। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन जेनिंग्स का है। इस कथन के पीछे कारण यह है कि भारतीय संविधान की विशुद्धता उसकी एक दुर्गुण है जो भ्रम तथा झगड़ों को उत्पन्न करता है। अतः अन्य कुछ विद्वानों ने भी जेनिंग्स के इस मत का समर्थन किया है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। केसी वियर का मत है कि भारतीय संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघीय कल्प या अर्धसंघीय प्रकृति का है। क्वासी फेडरल किसने कहा है? केसी वियर ने। डाइसी ने विधि प्रशासन की व्याख्या की है। डाइसी की विधि प्रशासन की व्याख्या विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के नाम से जानी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, ये किसने कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने, दुर्गादास बसु ने, केसी वियर ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केसी वियर। केसी वियर के अनुसार भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है। उनके अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है। प्रोफेसर केसी वियर के अनुसार परिसंघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन होता है। इस प्रकार परिसंघीय सिद्धांत का सार है स्वतंत्रता एवं समन्वयकारिता। भारतीय संविधान के संबंध में निष्कर्षतः यह मानना उचित होगा कि एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है। यह कथन किसका है? एम.बी. पाइली का, दुर्गादास बसु का, सर आइवर जेनिंग्स का, या फिर ग्रैनविले जे ऑस्टिन का? तो किसने ये स्टेटमेंट दी है कि भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्च प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है? तो ये कथन है दुर्गादास बसु का। भारतीय संविधान में ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धति के बीच का मार्ग अपनाया गया है। संविधान निर्माता ब्रिटेन की संसद की प्रभुता के आदर्श से प्रभावित थे और उसे अपनाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, लिखित एवं कठोर संविधान, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को भी अपनाना चाहते थे। इस कारण भारतीय संविधान में ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता तथा अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य का मार्ग अपनाया गया। इसी संदर्भ में उपरोक्त कथन दुर्गादास बसु ने कहा था। श्री एन पालकीवाला ने ये कथन कहे थे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की शक्तियां मर्यादित है। संसद ना तो बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताओं का हरण कर सकती है और ना ही संविधान के अनिवार्य तथा स्थायी तत्वों को
संशोधित कर सकती है। ये कथन था श्री एन पालकीवाला का। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कहा है कि भारत में सार्वभौम प्रभुसत्ता केवल जनता में निहित है, संसद के अधिकार संविधान निर्दिष्ट मात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक संसदात्मक सरकार में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक संसदात्मक सरकार में क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, संसदात्मक सरकार की निम्न में से कौन विशेषता नहीं है? नाम मात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो संसदात्मक सरकार की कौन सी एक विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। इस शासन में कानूनी रूप में मुख्य कार्यपालक केवल नाम मात्र की ही कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल होता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक न होकर परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही नहीं है। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली में यह अनिश्चित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट नहीं था। तो यहाँ पर संसदात्मक सरकार की विशेषता ऑप्शन नंबर बी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो ये थे आज संविधान की विशेषताओं से जुड़े हुए प्रश्न हमने किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संविधान के स्रोत से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अपना फीडबैक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।